नमस्कार। ताजा खबर यह है कि दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग में के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की मौत की जांच के लिए होम मिनिस्ट्री ने अब एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में शहरी और आवास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, फायर एडवाइजर और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, इन्हें शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। यह कमेटी हादसे की वजह का पता लगाकर जवाबदेही तय करेगी और ऐसे हादसे टालने के सुझाव देगी। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 30 दिन में देनी होगी। इस बीच दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद अब सारी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। एमसीडी को सारे इलीगल घर, मकान, दुकान, तमाम स्ट्रक्चर्स दिखने लगे हैं। दिल्ली पुलिस को इलीगल काम करने वाले नजर आने लगे हैं। दिल्ली सरकार को दिल्ली की बिगड़ती हालत की चिंता हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को नालों की सफाई की समस्या दिखाई देने लगी। केंद्र सरकार को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स शिक्षा को धंधा बनाने वाले नजर आने लगे। विपक्ष को कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों और सरकार के बीच साठगांठ नजर आने लगी। कुल मिलाकर आज सब के सब 3 छात्रों की मौत पर आंसू बहाते दिखे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 3 होनहार नौजवानों की असमय मौत की जिम्मेदारी किसकी है। क्या सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले जिम्मेदार हैं या सरकारी अफसरों और सिस्टम की भी कुछ जिम्मेदारी है? आज दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यही सवाल पूछा। सबने कहा कि चूंकि 3 छात्रों की मौत हुई है, इसलिए 2 दिन एक्शन होगा, इसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि अब तक 3 छात्रों की मौत के मामले में 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। एमसीडी के बुलडोजर भी इलाके में पहुंच गए। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील किया गया है, कुछ को नोटिस दिए गए हैं। इस मुद्दे पर क्या क्या एक्शन हुआ, इस एक्शन पर कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों ने क्या कहा और कैसे इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। सबसे पहले आपको बताता हूं कि 2 दिन पहले जिस राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हुई, उसके आसपास के इलाके में आज क्या मंजर था। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में दिल्ली नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है। बिल्डिंग बायलॉज तोड़ने वाले कोचिंग सेंटर्स की पहचान करके उन्हें सील किया जा रहा है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भी नोटिस भेज दिया है। वहीं एमसीडी के अधिकारी आज बुलडोजर लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर में उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जिसमें राउ आईएएस कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। असल में इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर सीवर को ढककर उसके ऊपर फुटपाथ बना दिया गया था। आज बुलडोजर से वो फुटपाथ तोड़ दिया गया। जहां यह हादसा हुआ था उससे कुछ दूरी पर ही स्टूडेंट्स कल से धरने पर बैठे हैं। उन्हीं छात्रों की मौजूदगी में एमसीडी की टीम ने यह कार्रवाई की। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं जिसमें हादसा हुआ। इन लोगों ने नियमों के खिलाफ बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी, वहां क्लासेस भी चलती थी, जबकि बेसमेंट बनाने की परमिशन केवल गोदाम बनाने के लिए, स्टोरेज के लिए मिली थी। बेसमेंट में क्लासेस या कोई कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन नियमों की परवाह न करते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। उन 4 लोगों के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसकी एसयूवी हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर के बाहर से गुजरती हुई नजर आई थी। ये दिखावा है, इनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को दिखाना है। ये दिखावा है, इससे कुछ नहीं होना है। 2 दिन बाद फिर वही होना है। ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको एक्शन लेना चाहिए। तो सारे जितने भी, मैंने पहले भी बोला है कि जितने बेसमेंट वाले लाइब्रेरी या कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे जहाँ क्लासेस चलते हैं उनको सील करें। वो क्या तोड़ रहे, क्यों तोड़ रहे, ये भी नहीं पता है। हमने तो कंप्लेंट नहीं की थी उसको तोड़ने के लिए। उन्हें बताना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। हमारे मुद्दे अलग है कि यहाँ पे क्लीननेस का इश्यू है। जो ब्लॉकेज हुआ था तो क्लीनेस का था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जब भी कुछ बड़ा इवेंट होता है या फिर कोई ऐसा हादसा होता है, उसके बाद ही हम कुछ दिन के लिए जागते हैं, और ये हमेशा का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसी जो जाने जो बच सकती थी या फिर जो जिनकी जान जानी नहीं चाहिए थी, कोई पढ़ाई करते करते कैसे मर सकता है, ये तो प्रशासन की लापरवाही है सीधा सीधा। तो अभी ये 2-4 दिन के लिए होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमिक लेवल पे चेंज होना चाहिए। बुलडोजर तो बस दिखाने के लिए आएगा। अभी भी गंदगी है, देखिए आप यहाँ पे। यहाँ का तो कोई बात नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है नाम के लिए बुलडोजर? बस वो दिखावटी है, सब कुछ दिखावटी है। अगर ये बुलडोजर पहले आया होता तो जो जितने बच्चे मरे हैं वो नहीं मरते। और दूसरी बात ये जो है, ये पब्लिक स्टंट है। आप एक बार बताइए, फुटपाथ तोड़ के आप कल को उसको दोबारा से बना दो, इससे क्या साबित करना चाह रहे हो आप? हमारे जो भी पीजीज और जितने भी फ्लैट्स हैं
वो भी अनऑथराइज्ड हैं। अगर उनमें कल को आग लगती है तो डेफिनेट है, अगर इस भाई के में लगती है, मेरे में लगती है, तो डेफिनेट है हम मरेंगे। फायर सर्विसेज नहीं पहुंच पाएंगी, इतना कंजेस्टेड एरिया है। पुलिस ने जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें से एक उस एसयूवी का मालिक है जो कोचिंग सेंटर के सामने भरे हुए पानी के बीच से तेजी से गाड़ी भगाकर ले गया था। तेजी से गाड़ी निकालने की वजह से ही पानी का बहाव अचानक बहुत तेजी से हुआ और पानी के प्रेशर की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट का गेट खुल गया था। इसी कारण पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। पता यह चला है कि एसयूवी का मालिक मनोज कथोरिया एक यूट्यूबर है। पुलिस ने मनोज कथोरिया की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस, एमसीडी के अफसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली सरकार आज सबके सब एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन कोई इस हादसे के लिए अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सबके सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि जो बुलडोजर आज चल रहा है वो पहले भी चल सकता था। जो अफसर आज यहां पहुंचे हैं वो पहले भी आ सकते थे। अगर सब अपनी ड्यूटी निभाते तो 3 छात्रों की जान न जाती। पता यह भी चला है कि बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी और क्लासेस के बारे में 1 महीने पहले एक रिटन कंप्लेंट भी की गई थी। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट किशोर सिंह कुशवाहा ने 26 जून को यह कंप्लेंट दर्ज कराई थी। दिल्ली सरकार के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर दर्ज शिकायत में किशोर सिंह ने इसी राउ आईएएस कोचिंग के खिलाफ शिकायत की थी जहां यह हादसा हुआ है। 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। किशोर ने अपनी शिकायत में कहा था कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर ही कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे और स्टाफ की जान को खतरा है। इस शिकायत पर भी तब एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 15 जुलाई और फिर 22 जुलाई को किशोर सिंह ने एमसीडी को अपनी कंप्लेंट के रिमाइंडर भी भेजे। सोचिए, तब भी कोचिंग सेंटर पर कोई एक्शन नहीं हुआ और इसके 5 दिन के बाद शनिवार को हादसा हो गया। किशोर सिंह ने अधिकारियों से अपील की है कि वो अब भी जाग जाएं और दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग सेंटर्स की जांच करके जरूरी कार्रवाई करें, वरना फिर कोई हादसा हो सकता है। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग्स बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। इसका प्रति सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है तथा इस प्रकार की आगे दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसमें पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की है तथा एमसीडी कमिश्नर पूर्णतः जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में बार बार न हो। इस संबंध में सरकार को कोई उचित कदम उठाना चाहिए और ऐसे संचालकों पर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। राउ आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद अब जाकर एमसीडी की नींद खुली है। आज दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के जूनियर इंजीनियर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा अब एमसीडी के अधिकारी ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे उन कोचिंग सेंटर्स को सील कर रहे हैं जहां बेसमेंट में नियमों के खिलाफ इलीगल और कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। एमसीडी के अधिकारी अब तक 19 कोचिंग सेंटर सील कर चुके हैं। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की एकेडमी, दैनिक संवाद, दृष्टि आईएएस, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस, ये तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं। इन सभी कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग के बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। अब एमसीडी की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रही बाकी कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही है और बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस या फिर लाइब्रेरी चलाने वाले कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई करेगी। दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट अब अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। फायर डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग की फायर एनओसी कैंसिल कर दी है जहां राउ आईएएस एकेडमी की क्लासेस चल रही थी। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा कि उनकी टीम पूरी दिल्ली में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का सर्वे कर रही है। वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमिक चीज है
जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है, लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। नगर निगम के कमिश्नर ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एक्टिव हुए हैं। एमसीडी के कमिश्नर सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि हादसे के बाद से एमसीडी पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। आज दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी की मीटिंग बुलाई थी ताकि कोचिंग सेंटर में वो हादसे पर चर्चा हो सके, लेकिन बीजेपी के काउंसलर बैठक शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी और मेयर शैली ओबेरॉय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब इसके बाद जब सदन की बैठक शुरू हुई तो बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये तमाम बीजेपी पार्षद पोस्टर बैनर लेकर एमसीडी के कमिश्नर और सेक्रेटरी की टेबल पर चढ़ गए। हंगामे की वजह से नगर निगम की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस बीच कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दे रहे छात्र आज भी डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रही ज्यादातर बिल्डिंग्स का वही हाल है जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर का था। ना बिल्डिंग के नियमों का पालन होता है, ना बेसमेंट से जुड़ी पाबंदियां फॉलो की जा रही हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कल जब हम यहीं पे करोल बाग में प्रदर्शन कर रहे थे तो जब हर्षवर्धन जी आए, यहाँ के डीएसपी, जब उनसे पूछा गया कि यहीं पे पिंक बूथ है, यहाँ की पुलिस कहाँ थी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हमें डिस्पर्स करते हुए मेरे यहाँ पे नाखून मारा गया, मेरी पूरी शर्ट फाड़ दी गई और ये पूरा हाथ में देखिए किस तरह से निशान। तो हमें पूरे यहाँ से 30 लोगों को करीब डिटेन करके कमला मार्केट ले जाया गया, और सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पे जिनके साथ जिनकी मौतें हुई है उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। 1996 में उपहार सिनेमा कांड हुआ मुखर्जी नगर में, बड़ा ही स्टोरी थी, पूरे इंडिया में फैला। मुखर्जी नगर में कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ पे फायर इंसिडेंट्स ना होते हों। 4 दिन पहले इलेक्ट्रिकुलेशन से एक बच्चे की जान जाती है, 3 बच्चे अभी जाते हैं। ये सब होने के बाद भी यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को क्या ये भरोसा है कि 2 महीने के बाद सब कुछ यहाँ सही हो जाएगा? सारी बिल्डिंग्स को फायर एनओसी मिल चुका होगा, सब प्रॉपरली रन कर रहे होंगे। आप अगर एक फॉलोअप स्टोरी 2 महीने बाद करोगे तब भी यहाँ चीजें ऐसे ही रहेंगी। मैम, तीसरा दिन हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं मैम, हम धरना देने वाले में से नहीं है, हम पढ़ने वाले में से हैं, लेकिन आज ये कैजुअलिटी हुई है। इसके वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए, आगे के लिए अब तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आगे के लिए सब किसी को तो आना पड़ेगा मैम। सर्वे होना चाहिए हर एक चीज पे, बच्चों को आश्वासन मिलना चाहिए। कंपनसेशन जो राव ने डिक्लेयर किया उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। मिनिमम 1 CR का कंपनसेशन फिक्स होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज उसकी रिलीज होना चाहिए, उस जो इंसिडेंस हुआ उस बेसमेंट की। यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर कोचिंग क्लासेस जो डिमांड करते हैं वो फीस स्ट्रक्चर कम होना चाहिए। यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे पीजी और रूम्स है जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है। वो रूम्स और पीजी में अभी भी 20 से 30 स्टूडेंट पर पीजी में रहते हैं, वो भी हाई कॉस्ट पे करते हैं। इतना परेशानी से यहाँ पे मुश्किल झेलने के बावजूद यहाँ पे सेफ्टी फीचर नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एमसीडी प्रशासन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अधिकारी 2 दिन से हम बैठे हैं, यहाँ पे कोई आया नहीं है अब तक हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए, आंसर क्या है बताने के लिए, रिटर्न फॉर्म में देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इसके ऊपर प्रॉपर एक कमेटी बिठाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और यूपीएससी के एग्जाम्स को, यूपीएससी के स्कैम्स जो हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। और मैम एक बात और मैम, कि इन लोग को लगता है मैम कि लड़के हैं 2-4 दिन बैठेंगे मामला शांत हो जाएगा। इनको हम लोग कहना चाहते हैं कि अभी तो ये लड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, और इसका जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग को। 2 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों से कोई मिलने नहीं पहुंचा। आज स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना
इन धरना दे रहे स्टूडेंट्स से मिलने के लिए गए। स्टूडेंट्स ने एलजी के खिलाफ भी नारेबाजी की। हालांकि एलजी ने फिर भी छात्रों को यह भरोसा दिया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठोस एक्शन जरूर होगा। इस मामले में लेकिन सियासत खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी इस हादसे के लिए एलजी, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, इसलिए इस हादसे की मुजरिम तो आम आदमी पार्टी ही है। आज बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी महिला मोर्चा की वर्कर्स चूड़ियां लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी। गाजे बाजे के साथ बीजेपी नेताओं का अमला आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हुआ। नेताओं ने तकरीरें की। बीजेपी लीडर्स ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक का इस्तीफा मांगा। मुखर्जी नगर हादसे के बाद हाई कोर्ट ने जांच के ऑर्डर दिए थे। पूरी दिल्ली में बिल्डिंग का सर्वे करने के लिए कहा था। दिल्ली की सरकार को कहा था, बताए ना इनके मंत्री, कहाँ है वो रिपोर्ट, कितनी बिल्डिंगों का सर्वे किया, क्यों नहीं इनको ये वाली बिल्डिंग दिखी, या ऐसी अनेक बिल्डिंग है। दिल्ली को मौत का कुआं बना के रख दिया इन लोगों ने। इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा उन जो 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हमारा ये मानना है कि ये हादसा नहीं, हत्या है, जिसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार ने कैसे एनओसी दे दी फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने, मुझे इनके मंत्री जवाब दे दें। कैसे वहां पर जब स्थानीय जनता वहां के विधायक को 25 दिन से कह रही है कि नालों की सफाई कराओ, क्यों नहीं कराई उन्होंने? नालों की सफाई ना होना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये इनके करप्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें आम आदमी पार्टी लिप्त है, जिसका कारण है उन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। उन बच्चों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जितने भी विभाग हैं, दिल्ली सरकार, दिल्ली निगम निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, जो भी है, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी इस्तीफा दें, वहाँ के स्थानीय विधायक उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रही है आम आदमी पार्टी। वो जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन वो बच्चे जहाँ चले गए हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद एलजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और मुख्य सचिव को इस हादसे का दोषी ठहराया। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि बारिश से पहले दिल्ली में डीसिल्टिंग नहीं की गई, बंद नाले साफ नहीं हुए, नालियों को क्लियर नहीं किया गया और इसी वजह से हादसा हुआ। और इस सबके लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वैसे तो वो जल विभाग के मंत्री नहीं हैं, लेकिन वो यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर और जल बोर्ड के अधिकारियों ने मिलकर एक साजिश रची। दिल्ली के नालों, सीवर लाइनों और नालियों की सफाई जानबूझकर नहीं कराई। जल बोर्ड ने मैनुअल लेबर हटा दिया। नाले और चोक्ड नालियां साफ करने वाली मशीनों को काम पर नहीं लगाया, ताकि जब पानी बरसे और जल भराव हो तो केजरीवाल की सरकार बदनाम हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाल इतना बुरा है कि उनके घर के सामने भी पानी भरा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही। उन्होंने कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने और स्टूडेंट्स की मौत के लिए सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को विलेन ठहराया। देखने में आ रही है, पिछली बार से ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि डिसिल्टिंग नहीं हुई है। मेरा यह मानना है कि बड़े पैमाने में इन लोगों ने इसके अंदर मिलीभगत करके एक षड्यंत्र किया कि दिल्ली के अंदर इस बार एक सबोटाज किया जाए, इस बार सरकार को बदनाम करने के लिए डिसिल्टिंग ना की जाए। एक षड्यंत्र के तहत पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड में एक भी सुपर सकर मशीन नहीं है, एक भी रिसाइकलर मशीन नहीं है। जहां 16 सुपर सकर होते थे दिल्ली जल बोर्ड के पास, देयर इज नो सुपर सकर एट ऑल इन दिल्ली जल बोर्ड। क्यों? क्योंकि इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी सबोटाज दिल्ली कि जब मॉनसून आएगा, हाहाकार मचेगा, तो सीवर बंद हो जाएंगे, तो खुलेंगे नहीं 15-15 दिन तक, खुल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। मेरे अपने गांव के अंदर सीवर भरा हुआ है, अपने गांव के अंदर, अपने गांव के जहां मेरा घर है ना, मेरे घर के सामने भरा हुआ है सीवर, और वो सुपर सकर के अलावा नहीं खुलता। जगह जगह समस्या है वाली, जानबूझ के षड्यंत्र। इसलिए वो डिस्कशन भी हुआ उस मीटिंग में, 28 तारीख वाली मीटिंग में, कि भाई सुपर सकर मशीनें क्यों नहीं है, मैनुअल लेबर क्यों हटा दी गई। षड्यंत्र है। एलजी साहब जवाब देना इसका। उनके चहेते अफसर हैं जिनको उन्होंने जल बोर्ड पे लगाया हुआ है, पीडब्ल्यूडी पे लगाया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी पे लगाया हुआ है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि उनको इतने बड़े बड़े पदों पे जो है आसीन कर रखा है, ये काम कर रहे हैं वो। कोचिंग सेंटर में हादसे का मुद्दा आज देश की संसद के दोनों सदनों में उठा। शिक्षा मंत्री ने इस पर जवाब भी दिया। लोकसभा में यह इशू नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की एमपी बांसुरी स्वराज ने उठाया। जिस जगह यह हादसा हुआ वो राजेंद्र नगर इलाका बांसुरी स्वराज की लोकसभा सीट में आता है।
मानसूरी ने कहा कि हादसा नहीं बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से यह हत्या हुई है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, राजेंद्र नगर के पार्षद विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में वहां ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना, बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज का चलना प्रशासन का फेलियर है और इस पर एक्शन होना ही चाहिए। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। इस हादसे में जान गंवाने वाली एक छात्रा श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली है, इसलिए अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर बोले। अखिलेश यादव ने तो लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर हादसे में मारे गए स्टूडेंट्स के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में तो बीजेपी सरकार बुलडोजर बहुत चलाती है, क्या राजेंद्र नगर में बुलडोजर चलाया जाएगा? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसी तरह का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम केंद्र सरकार का है। संजय सिंह ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स 1-2 साल में नहीं, कई दशकों में बने हैं और चल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इनके रेगुलेशन के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए। संजय सिंह ने कहा कि जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के सारे हक छीन लिए हैं। अफसर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सुनते नहीं, इसलिए दिल्ली सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। 28 जून की एक मीटिंग हुई है, उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा उसकी जांच कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मान्यवर, और जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर हुई बहस का जवाब दिया। कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजेंद्र नगर के हादसे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसे लेकर जवाबदेही तय करनी होगी, किसी ना किसी को तो हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। हम सभी की दायित्व बनता है
ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है? ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हादसे की जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन छात्रों की यह बात सही है कि फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो कॉस्मेटिक एक्शन है। 2-4 दिन के बाद लोग इस हादसे को भूल जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये कोचिंग सेंटर चलने लगेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट बनाया गया है, इंक्रोचमेंट है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ये शुरुआत उन अफसरों से होती जिनकी जिम्मेदारी इस सब गैर कानूनी काम को रोकने की थी, उन अफसरों से पूछा जाता कि सालों से चल रहे इंस्टीट्यूट्स का फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, गैर कानूनी तरीके से चलने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अगर ऐसा होता तो लोगों में सरकारी एक्शन के लिए थोड़ा भरोसा बढ़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उसे खाना पूर्ति ही कहा जाएगा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद पार्लियामेंट में बजट पर फिर से चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में आज कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बजट पर बोले। उन्होंने पुराने इल्जाम नए शब्दों में दोहराए। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बजट में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों सबके लिए कुछ नहीं है। यह बजट सिर्फ अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने आज महाभारत का उदाहरण दिया। कहा जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था, वही आज हो रहा है। महाभारत में द्रोणाचार्य समेत 6 लोगों ने अभिमन्यु को घेरा था। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साथी जनता को अभिमन्यु की तरह घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह तो बीजेपी के साथ कैसे जोड़ा, अगर आप उनकी ये थ्योरी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट, मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य आप, अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं मान। इसके बाद राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की। कहा बजट में पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बजट बनाने में भी इन वर्गों के अफसरों को शामिल नहीं किया गया। और इसके लिए उन्होंने हलवा सेरेमनी की पिक्चर दिखाई। कहा कि हलवा सेरेमनी की पिक्चर में पिछड़े और दलित वर्ग का कोई ऑफिसर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपने लोगों से हलवा बनवा रही है, अपने ही दोस्तों में बंटवा रही है। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में, सर फोटो गलत तरीका है।
सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत नहीं सर, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। खास बात यह है कि वित्त मंत्री पर राहुल गांधी का अटैक लोकसभा से बाहर आने के बाद भी जारी रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आज जब उन्होंने संसद में जाति जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। राहुल गांधी ने लिखा कि देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी प्रतिक्रिया भाजपा की मंशा, मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दे रही है। लेकिन बीजेपी समझ ले कि कांग्रेस हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएगी। इंडिया देश का एक्सरे कर रहेगा। राहुल गांधी के बयान का जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ओबीसी को हलवा खिलाने की बात करने वाले राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया। जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें SC ST और OBC कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे। राहुल गांधी की मुश्किल यह है कि वो बार बार पुरानी बातें दोहराते हैं। पिछले 5 साल से वो अडानी अंबानी से आगे नहीं बढ़ पाए, और दूसरी मुसीबत यह है कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो ना खुद समझते हैं ना दूसरों को समझा पाते हैं। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस पार्टी को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। आज यूपी असेंबली का सेशन शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया है। आज सदन में नेता विपक्ष के तौर पर पहली बार उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा लिया, लेकिन अब अखिलेश यादव के इस फैसले पर सियासत हो रही है। चूंकि अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात करते हैं, इसलिए चर्चा ये थी कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज या पिछड़े दलित वर्ग के किसी और नेता को नेता विपक्ष बना सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को अपनी जगह समाजवादी पार्टी का विधायक दल का नेता घोषित किया। आज बीजेपी के नेताओं ने इसलिए पूछा कि अब अखिलेश का पीडीए का नारा कहां गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। योगी आज असेंबली सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे से मिले, उन्हें बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता प्रसाद असेंबली के सबसे सीनियर लोगों में से एक हैं, उनके एक्सपीरियंस का फायदा पूरे सदन को होगा। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष के रूप में एक वरिष्ठ विधायी कार्यों के विशेषज्ञ श्री माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है।
मैं इस अवसर पर माननीय श्री पांडे जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। उनके पास संसदीय कार्य का एक लंबा अनुभव है। विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहने, लंबे समय तक सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य, स्वाभाविक रूप से इसका लाभ पूरे सदन को प्राप्त होगा और एक सकारात्मक चर्चा को हम सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, लेकिन पहले मायावती और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस फैसले को लेकर उन पर सवाल खड़े किए। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने गुमराह करके पीडीए समाज का वोट लिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब पद देने की बारी आई तो पीडीए को भूल गए। मायावती ने आरोप लगाया कि अखिलेश को ना पीडीए की चिंता है ना ब्राह्मणों की। अखिलेश की पीडीए में सिर्फ एक खास जाति को तरजीह मिलती है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज अखिलेश यादव पर करारा वार किया। यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चे की कार्यसमिति की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीडीए का जो गुब्बारा अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में फुलाया था वो अब फट चुका है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि अखिलेश पीडीए चालीसा सिर्फ वोट के लिए पढ़ रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के फैसले से शिवपाल यादव और पार्टी के सारे पिछड़े नेता नाराज हैं। समाजवादी पार्टी बहुत जल्द टूटने वाली है। कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ों को भी, दलितों को भी पहला धोखा देकर के अपने पतन की उन्होंने शुरुआत कर ली। श्री माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष बने, मैं तो उनको बधाई देता हूं, लेकिन अखिलेश यादव जी की असलियत सामने आई कि नहीं आई? तो अखिलेश यादव जी को यह पता रहना चाहिए कि उनके बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं है। झूठ बोल करके हमारे लोगों को गुमराह किए, अफवाह फैला, लेकिन असलियत सामने आने में देर नहीं लगती और असलियत इनकी सामने आना शुरू हो गई। अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके कुछ सीटें हमसे ज्यादा जीत लिए हैं तो गुब्बारे की तरफ फूल गए। सही है कि नहीं? अब गुब्बारे की हवा निकलते कितनी देर लगती है? आजकल मैं सुना हूं, पता नहीं ब्रजेश भाई को ज्यादा हमारे मालूम रहता है, माननीय पाठक जी को पता चला चाचा मुफलाए बैठे अखिलेश जी के। 2 और नेता लाइन में ओबीसी के लगे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, वो मुफलाए बैठे हैं। अभी सपा में जैसे लगता है एक और भगदड़, बड़ी भगदड़ मचने वाली। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को खुद माता प्रसाद पांडे ने जवाब दिया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वो पीडीए से बाहर नहीं है। समाजवादी पार्टी के तौर पर उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में पीडीए के लिए ही लड़ाई लड़ी, लेकिन ये बात उन लोगों की समझ से बाहर है जो सिर्फ पिछड़ों और दलितों के नाम पर वोट की राजनीति करते रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम क्या करें? हम लोग पीडीए वाले ही रहे हैं, खाली अब जात के नाम पर कुछ भी कह दो। आप जानते हो, हम ये जो नेता लोग बोल रहे हैं, ये कभी गरीबों के लिए लड़े नहीं होंगे। ये जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं लड़ रहा था डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में। हम लोगों ने जेल में भी गए, सजाएं काटी, दिल्ली के जेल में बंद रहे, तिहाड़ में बंद रहे, लखनऊ में बंद रहे, अपने जिलों में बंद रहे। हम लोगों ने नारा लगाया था क्या? सोशलिस्टों में बादीगार, पिछड़े पावे 100 में 60। तो हम लोग तो पीडीए की लड़ाई लड़ी रहे थे। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल का नाम लिया था, उनकी नाराजगी की बात कही थी, इसलिए शिवपाल यादव ने भी तुरंत उनको जवाब दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई काम नहीं है। जिस आदमी को योगी ने झुंझुना थमा दिया है वो पीडीए की बात ना करे तो अच्छा है। ये बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सवर्ण वर्ग के माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी संसदीय दल का नेता बनाया है, इसलिए बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया।
और अखिलेश के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अनबन की चर्चा कई दिनों से चल रही है। हालांकि आज विधायक दल की मीटिंग में तीनों नेता एक साथ नजर आए। उम्मीद थी कि आज ओबीसी मोर्चे की मीटिंग में भी तीनों एक साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों एक साथ इस मीटिंग में पहुंचे, लेकिन योगी के पहुंचने से पहले वहां से निकल गए। ओबीसी मोर्चे की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर विरोधी दलों की असलियत जनता तक पहुंचानी होगी। योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जातियों के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाया। यह झूठ फैलाया गया कि बीजेपी ने पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया। हकीकत तो यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़ों की उपेक्षा हुई, उन पर अत्याचार किए गए। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आप में, इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है, उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने फिर वही बात कही जो उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उठाई थी, लेकिन शब्द अलग थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव सरकार नहीं लड़ती, पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब कार्यकर्ताओं को 2027 के चुनाव के लिए जी जान से जुटना चाहिए। लग रहा है करवट बदल रहा है। देखो, मोर्चे की ताकत 2027 का संदेश है। तैयार होना तो 2027 के लिए। देखा कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। तैयार होना। 2027 की जोरदार तैयारी शुरू कर दीजिए। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचेंगे अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए
2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। हालांकि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पार्टी में ऑल इज वेल, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सार्वजनिक मंचों पर योगी आदित्यनाथ से कन्नी काट रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं और इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोर पर है, लेकिन इस दौरान कई जगह से कांवड़ियों की तरफ से किए जा रहे हंगामों की भी खबरें आ रही हैं। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ कांवड़ लेकर निकले श्रद्धालुओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भक्ति हमें आत्म अनुशासन भी सिखाती है। महादेव तो खुद आत्म अनुशासन के प्रतीक हैं, इसलिए कांवड़ ले जा रहे शिव भक्तों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा, हम लोग भी शिव भक्त हैं। महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की ये कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। योगी की अपील का असर भी दिखा। ज्यादातर कांवड़ियों ने कहा कि भोले भक्तों को छोटी मोटी घटनाओं की अनदेखी करके खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि वो इतनी जबरदस्त गर्मी में पैदल चलकर इतनी मेहनत से कांवड़ लाते हैं और अगर कोई कांवड़ को खंडित करता है तो गुस्सा आता ही है। नहीं, ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी इस यात्रा का कि अनुशासन में रह के हम अपनी यात्रा को पूरा करें। छोटी मोटी गलतियां अगर हो रही हैं तो हम उनको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम उनमें हिंसक हो जाएं और तोड़फोड़ करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, जो कि एक पूर्णतः बिल्कुल गलत है। हरिद्वार से लेकर के अभी तक की जो भी यात्रा की है, जितना भी हमारी सरकार ने और जो भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हमारे जिन्होंने प्रबंध किया है, सारा प्रबंध है, दवाइयों से लेकर के हर चीज का प्रबंध किया गया है। साथ ही बताना चाहूंगा, जो भी हमारे भोले आ रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, मैंने लाइव एक्सीडेंट देखे हैं 2-3। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सरकार अपनी तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम करके चल रही है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि सरकार जितना करती है आपको उसके लिए 110% अपना भी देना पड़ेगा, ताकि ये जो कांवड़ यात्रा है ये और सफल बनाई जा सके। ये सब कुछ आपके लिए प्रबंध किया गया है। डिपेंड करता गलती किसकी है। अभी अगर दूसरी साइड से गलती है, शिव भक्त उसमें ऐसा कर रहे हैं तो वो भी कहीं हद तक सही है, क्योंकि मेहनत करके ला रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी सामने वाला अगर मतलब वो मस्ती में गाड़ी चला रहा है या मस्ती में आ रहा है, उसकी वजह से शिव भक्त का अगर जल खंडित हो गया तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। अब गुस्से में वो अगर हाथ उठा रहा है तो क्या बोल सकते हैं। ये गलत है जी, जो ऐसा काम कर रहा है वो कांवड़िया ही नहीं है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। नहीं तो थोड़े ना तो ये कह दी जल ले जाओ आराम से, ये थोड़ी है मतलब कोई कुछ भी करे।
दरअसल योगी की कांवड़ियों को नसीहत देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कल कांवड़ लेकर जा रहे बाइक सवारों ने एक पुलिस ऑफिसर को टक्कर मार दी। अब वो हॉस्पिटल में है। रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी को तोड़ डाला। कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़फोड़ हुई थी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को अनुशासन में रहने और समाज के सभी वर्गों का सम्मान करने की नसीहत दी। हालांकि कांवड़ियों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री की सलाह को मानेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ अराजक तत्व गड़बड़ी करते हैं और बदनामी सभी श्रद्धालुओं की होती है। इसलिए पुलिस को इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए तो तैयार हो गया। सितंबर में इस पर सुनवाई शुरू होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वंचित वर्ग के लोगों के लिए यह फैसला दुखद है, लेकिन बिहार सरकार हिम्मत नहीं हारेगी। वंचित समाज के वर्गों के लिए ये बुरी खबर है, ये बुरा दिन है। सभी राजनीतिक दलों से और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि आरक्षण संबंधी कोई भी मामला जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। लेकिन आरजेडी नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने पूछा कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से कहकर आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करवाती, क्यों नहीं उस सूची में डलवाने की कोशिश करती। शक्ति यादव ने कहा कि सच्चाई यह है, नीतीश आरक्षण का कोटा बढ़वाना ही नहीं चाहते। उच्चतम न्यायालय ने 50% आरक्षण के दायरे को जो बढ़ाया गया था, उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई उसको बरकरार रख दिया रोक को। तो शेड्यूल लाइन में डालने के लिए तो हम लोग लगातार कह रहे थे कि कानूनी पेच इसके सामने नहीं आए, रोड़ा नहीं बने। मैं जानता हूं कि आरक्षण के सवाल पर नीतीश जी का शुरू से डबल स्टैंड रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण पर भी इनके लेख डबल स्टैंड के थे, प्रतीक थे। भाजपा के साथ जाकर नतमस्तक हो गए और गरीबों का हक खाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि नीतीश जी के जो इर्द गिर्द जो शागिर्द है वो सब आरक्षण विरोधी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वहां आरक्षण की बात कहां से होगी। शक्ति यादव को जवाब दिया बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, उन्हें टेक्निकलिटीज के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। ये लोग आरक्षण के नाम पर सिर्फ सियासत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को आरक्षण से मतलब नहीं, उनको तो अपने परिवार के आरक्षण से मतलब है। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं वो 9वीं सूची को एक तकिया कलाम बनाए हुए हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 9वीं सूची में कौन से बिल या कौन से मामले उसमें दर्ज किए जाते हैं। भले तो ये कानून तो माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये सारे मामले एक बार निबट तो जाए, उसके बाद फिर भारत सरकार और बिहार सरकार इन सारे मामलों को देखेगी। जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ थे, उस वक्त की सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जल्दबाजी में जारी किए और आरक्षण बढ़वाने का फैसला असेंबली से पास करवाया। उस वक्त बीजेपी ने भी इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों को यह मालूम था कि फैसला कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। लेकिन मामला कोर्ट का नहीं, वोट का है, इसलिए सब इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज की बात में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। फिलहाल आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।